हमारी डेली लाइफ में छोटे मोटे इत्तेफाक तो होते रहते हैं। जैसे आप कोई रेस्टोरेंट गए हो, वहाँ आपको आपका बहुत पुराना दोस्त मिल जाए, या फिर एक दिन आप और आपका दोस्त सेम कलर का ड्रेस पहने हुए नजर आ जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जिन कोइंसिडेंसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं, उन सभी की टाइमिंग इतनी परफेक्ट है कि ये आपको एक बार सोचने पर मजबूर कर देगी। तो देर किस बात की, चलिए जानते हैं। एडगर एलन की 1838 की एक नॉवेल में लिखा गया था कि 4 आदमियों की एक टीम समुद्र में बिना खाना पानी के वो अपना रास्ता भटक जाती है, जिससे सरवाइव कर पाना मुश्किल हो गया था। तभी टीम ने डिसाइड किया कि किसी एक व्यक्ति को अपना जान गंवाना पड़ेगा, जिससे बाकी बचे लोग जिंदा बच पाएंगे। मारने और भूख मिटाने के लिए जिस व्यक्ति को चुना गया उसका नाम रिचर्ड पार्कर था। ये तो हुई बात एक नॉवेल की जो उसमें लिखा गया था, लेकिन साल 1884 में ये कहानी सच में बदल गई। एंटार्क्टिक समुद्र में एक जहाज अपना रास्ता भटक गई और लोगों को अपना भूख मिटाने के लिए जिस व्यक्ति को मारना पड़ा, इत्तेफाक से उनका नाम भी रिचर्ड पार्कर था। कहा जाता है कि समुद्र के खारे पानी को पीने की वजह से उनका तबीयत खराब हो गया था, जिस वजह से टीम ने डिसाइड किया कि उन्हें मारकर बचे हुए लोग अपना भूख मिटाएंगे। जिसके बाद बाकी सभी लोग तो बच गए, लेकिन समुद्री तट पर पहुंचने के बाद उन सभी को मर्डर करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया था। 14वीं शताब्दी के एक निर्दयी शासक तैमूर, जिसका खौफ पूरी पश्चिमी एशिया में था, अपनी पूरी जिंदगी में उसने 1,70,00,000 लोगों को मारा था, जो कि उस समय के कुल आबादी का 5% हिस्सा था। सब तरफ जीत का झंडा फहराते हुए वो चाइना के मिंग डायनेस्टी में कब्जा करने के लिए जा रहा था कि अचानक किसी बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। मौत के बाद उसे सामरकंद नामक जगह में दफन कर दिया गया। आगे 500 सालों तक किसी ने उसकी कब्र को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन 19 जून 1941 को जब उसकी कब्र में खुदाई कर तैमूर की बॉडी को सोवियत एंथ्रोपोलॉजिस्ट गेरासिमोव की देखरेख में बाहर निकाला गया, तब गेरासिमोव ने कहा कि उसके ताबूत में लिखा था कि अगर किसी ने मेरे कब्र को छेड़ा तो उसके बाद मुझसे कई गुना ज्यादा खतरनाक बादशाह शासन में आएगा। तैमूर के मकबरे के खुलने के ठीक 3 दिन बाद 22 जून नाजी जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर आक्रमण किया, जो उस समय के इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास था, जिसमें 2 करोड़ से भी ज्यादा सोवियत सिटीजन मारे गए थे। 1942 में नवंबर के महीने में तैमूर को पूरे इस्लामिक रिचुअल से वापस वहीं दफन कर दिया गया। और ठीक इसी महीने जर्मन की 6ठी सेना स्टालिनग्राड में सोवियत द्वारा घेरे जाने के बाद हार जाती है। ये महज एक इत्तेफाक था, लेकिन तैमूर का श्राप इतिहास का सबसे डरावना संयोग है। मार्क हेलिस कॉमेट कोइंसिडेंस। यूएसए के मशहूर राइटर मार्क वाइन की जिंदगी से जुड़ा एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। मार्क का जन्म 1835 में तब हुआ था जब धरती के सबसे नजदीक से हेलिस कॉमेट गुजरा था। साल 1909 में वाइन ने कहा था कि मैं 1835 में हेलिस कॉमेट के साथ आया था, ये अगले साल फिर आ रहा है और मुझे इसके साथ जाने की उम्मीद है। और तो और उन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर मैं इस कॉमेट के साथ वापस नहीं जा पाया तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी निराशा होगी। लेकिन उनकी बात सही निकली। कॉमेट के पृथ्वी के सबसे करीब पहुंचने के ठीक 1 दिन बाद उनको दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। ये कहानी है हेनरी जिगलैंड नाम के एक व्यक्ति की, जिसे लगा था कि उसने अपनी किस्मत को मात दे दिया है। 1883 में अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया, जिससे हेनरी की गर्लफ्रेंड इतना दुखी हुई कि उसने सुसाइड कर लिया। इस सुसाइड से लड़की की पूरी फैमिली तो परेशान थी ही, लेकिन उसके भाई ने गुस्से में आकर बंदूक उठाकर हेनरी को निशाना बना लिया। हेनरी को गोली मारने के बाद जब उसे लगा कि वो मर गया है तो उसने खुद को उसी बंदूक से उड़ा लिया, जबकि हेनरी के सर के बगल से पार होकर वो गोली वहीं पीछे खड़े एक बड़े से पेड़ में जाकर घुस गई। उस समय तो वाकई में हेनरी एक खुशनसीब इंसान साबित हुआ, लेकिन कुछ साल बाद हेनरी ने उस पेड़ को काटना चाहा, लेकिन ये काम उसे बहुत मुश्किल लग रहा था, जिसके लिए उसने इस पेड़ को कुछ डायनामाइट स्टिक से उड़ाया, जिससे वो पेड़ में घुसी गोली बाहर पूरे फोर्स से निकलती हुई हेनरी के सर में जा घुसी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब बात कोइंसिडेंस की हो ही रही है तो इनका जिक्र किए बिना तो वीडियो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसी महिला थी जिनके पास किस्मत की कमी नहीं थी और ये लक का गेम उनके बचपन से ही शुरू हो गया था।
8 भाई बहनों में 6 भाई बहन की मौत तो बचपन में ही हो गई थी। इनका नाम वायलेट जोसेफ था। बचपन में वायलेट को ट्यूबरकुलोसिस जैसी भयंकर बीमारी हो गई थी, लेकिन उसे उन्होंने मात दिया। 15 साल की उम्र में पिता का देहांत होने के बाद माँ के साथ इंग्लैंड आ गई, जहां उनकी मां ने बड़े बड़े जहाज़ों में काम किया। जब वायलेट 21 साल की हुई तब उन्होंने अपनी मां के नक्शे कदम पर चलते हुए पहले समुद्री जहाज़ों में सेवा देने का सफर शुरू किया। इसी बीच उन्हें उस समय की सबसे लग्जरी और बड़ी जहाज RMS ओलंपिक में सेवा देने का मौका मिला। अपनी एक यात्रा में RMS ओलंपिक पतले रास्ते से निकलने के दौरान ब्रिटिश वॉरशिप HMS हॉक से टकरा गई थी, जिससे किसी जान का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन शिप का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। चूंकि ओलंपिक रिपेयर के लिए चली गई थी तो वायलेट को RMS टाइटैनिक में काम पर रख लिया गया। इतनी बड़ी शिप में सेवा देने के लिए वो काफी एक्साइटेड थी, लेकिन टाइटैनिक की कहानी तो हम सभी को पता है। 14 अप्रैल 1912 को अपनी पहली जर्नी के दौरान आइसबर्ग से टकराने के बाद हजारों लोगों की जान लेती हुई समुद्र में डूब गई। वायलेट उस वक्त को याद करते हुए कहती है कि जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराई तब मैं सो रही थी और जब बाहर निकलकर देखा तो सभी औरतें अपने बच्चों के साथ अपने हस्बैंड से आखिरी बार गले लगकर रो रही थी। उन सभी को डेमो देने के लिए कि आखिर इस लाइफ सेविंग बोट में बैठना कैसे है, नीचे उतरना कैसे है, ये सब दिखाने के लिए मुझे चुना गया। शिप के डूबने के 8 घंटे बाद हमें कारपेथिया जहाज द्वारा रेस्क्यू किया गया। वैसे तो 2 बार मौत के मुंह से बाहर निकलने के बाद कोई भी डरकर अपनी इस नौकरी को छोड़ देगा, लेकिन वायलेट ने ऐसा नहीं किया। टाइटैनिक के डूबने के बाद उसे व्हाइट स्टार लाइन की HMHS ब्रिटानिक में नौकरी पर रखा गया। स्टारलाइन कंपनी ने ब्रिटानिक को अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर बनाया था, लेकिन 21 नवंबर 1916 को एजियन समुद्र में ब्रिटानिक जर्मन माइन से टकराने के बाद डूबने लगी थी। साथ ही साथ वायलेट के सर पर चोट लगने की वजह से वो भी पानी में डूब रही थी, जिसे वापस बाहर किसी लाइफ सेविंग बोट की मदद से निकाला गया। आगे वायलेट ने अपने रिटायरमेंट तक बड़े जहाज़ों में काम करना जारी रखा और 85 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। सदी के 3 सबसे बड़े जहाज़ों को सरवाइव करने वाली इतिहास की इकलौती महिला नहीं बल्कि इकलौता इंसान, शायद इसी वजह से उन्हें मिस अनसिंकेबल नाम दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के एक मशहूर पेंटर जोसेफ एग्नर अपनी जिंदगी से तंग आकर खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, वो भी तब जब वो मात्र 18 साल के थे। लेकिन उन्हें ऐसा करने से एक भिक्षु ने रोक लिया। 22 साल की उम्र में उन्होंने फिर खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन फिर से उसी भिक्षु ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। फिर से ये घटना एक बार और दोहराया गया और फाइनली 68 साल की उम्र में उन्होंने अपने ही गन से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। जिसके बाद सबसे हैरान करने वाला संयोग हुआ, वही रहस्यमय भिक्षु ने एग्नर की अंतिम संस्कार वाली पूजा की। है ना ये गजब का संयोग। जेम्स डीन USA के एक फेमस एक्टर थे, जिसने अपनी पहली लीड रोल फिल्म से मिली पैसे से 3 स्पोर्ट्स कार खरीदा, जिसमें से एक पोर्श 550 स्पाइडर कार थी। कार खरीदने के बाद उसने सबसे पहले कार को अपने एक एक्टर दोस्त को दिखाया, जिसने देखते के साथ कह दिया कि मुझे इससे कुछ गड़बड़ महसूस हो रहा है, और यहाँ तक के कह दिया कि अगर तुम इसमें बैठोगे तो तुम्हारी 1 सप्ताह के अंदर ही मौत हो जाएगी। जेम्स को कार रेसिंग का बेहद शौक था और उसी में पार्टिसिपेट करने के लिए वो सैलिनास जा रहे थे। 140 किलोमीटर पर स्पीड से जाते हुए जेम्स का एक दूसरे कार के साथ भयानक टक्कर हो गया और वो इसे सरवाइव करने में नाकामयाब रहे और 30 सितंबर 1955 में उनकी मौत हो गई। गाड़ी का इतना बुरा हाल हो गया था कि उसे खरीदने वाले सिर्फ उसका इंटरनल पार्ट यूज करने के लिए ही खरीदते थे। इसे एसरिच ने खरीदा और अपने दोस्त ट्रॉय हेनरी के साथ मिलकर इसके अंदर वाले पार्ट्स को अपनी स्पोर्ट्स कार में डाल दिया। उन्हें उस कार को रेस में उतारने से पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस कार को डायरेक्ट रेस में उतार दिया। रेस के दौरान हेनरी ने अपना कंट्रोल खो दिया और कार पेड़ से जा टकराई। हादसे में हेनरी की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ डिकेड्स बाद लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर जेम्स की गाड़ी का मोटर पार्ट जिस गाड़ी में लगता है उसके ओनर की या तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कई की तो ऑन द स्पॉट डेथ भी हो जाती है। एक बार जब कार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था, उसी दौरान वो गायब हो गया और फिर आज ये कार कहाँ है ये किसी को नहीं पता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज।